Hello everyone, welcome again to live session of Monotalk classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 15 December 2023. So now we come to the first news, and first news is terror charges invoked in security breach case. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में रिसेंटली सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और उस सिक्योरिटी ब्रीच में जिन लोगों ने सिक्योरिटी को ब्रीच किया उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के चार्जेस इन्वोक किए गए। ठीक है, सो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इट डील्स विद द टेरर एक्टिविटीज, ठीक है। अब टेरर एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑफेंसेस हैं उनका नेचर बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, और उसका पनिशमेंट भी सीरियस है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी सीरियस है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस इन्वोक किए गए हैं, तो यहाँ पर चार्जेस इन्वोक किए गए हैं। दे हैव आल्सो बीन चार्ज। तो पहली बात तो चार्जेस यूएपीए का सेक्शन लगे हैं इसमें, और दूसरा इसमें लगा है कि आईपीसी के सेक्शंस भी लगे हैं, लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ट्रेसपास, प्रोवोकिंग ए राइट, ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आईपीसी के रेलिवेंट सेक्शंस हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? 120 सेक्शन 120 ए में इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी का, और सेक्शन 120 ए आईपीसी कहता है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करने के लिए कोई प्लान करते हैं, ठीक है, या उसको करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो दे आर सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर यह है कि केवल उनका एग्री होना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो मतलब उनका एग्री होना ही सफिशिएंट है, और ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि वो ऑफेंस करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेसपास। ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है 441 में। 441 का मतलब है, ये ट्रेसपास का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रीमाइसिस पर जाता है कि जहां जाने के लिए उसे किसी दूसरे की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो अब अगर ये पर्सन, इन्होंने पार्लियामेंट में एंट्री करी है, दे वर नॉट लीगली ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू द पार्लियामेंट, सो इन दिस सेंस दे कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉयट। रॉयट क्या है? रॉयट को डिफाइन किया गया सेक्शन 146 आईपीसी में, और रॉयट होता है जब मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अब अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया 141 में, और 141 क्या कहता है कि जब 5 या 5 से अधिक मेंबर कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जो कि सेक्शन 141 में मेंशन है, तो दे आर सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ दिस अनलॉफुल असेंबली। अब एक अनलॉफुल असेंबली रॉयट कब बनती है? तो एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर ये है, अनलॉफुल असेंबली के रॉयट बनने के लिए दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, फोर्स एंड वायलेंस। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, फोर्स एंड वायलेंस। तो मतलब अनलॉफुल असेंबली में अगर रॉयट में अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है कि अनलॉफुल असेंबली में केवल इकट्ठा होना किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उन ऑफेंस को जो कि 141 में दिए गए हैं उनको करने की इंटेंशन से अनलॉफुल असेंबली है। अब एक अनलॉफुल असेंबली रॉयट कब बनती है? जब अनलॉफुल असेंबली के मेंबर फोर्स एंड वायलेंस यूज करते हैं, फोर्स एंड वायलेंस यूज करते हैं, तब वो एक असेंबली रॉयट बन जाती है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ मद्रास हाई कोर्ट, whether killing of Hindu religious leader is a terrorist act is a debatable। अब यहाँ पर एक इशू है, कुछ दिन पहले मद्रास में वहां पर एक आरएसएस या बीजेपी के लीडर की किलिंग हो गई थी, हत्या हो गई थी। अब जिस पर्सन ने लीडर को मारा था उसके खिलाफ पुलिस ने टेररिस्ट एक्ट का चार्ज लगाया। अब पॉइंट ये है कि क्या
किसी पर्सन को या किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजियस लीडर को मारना प्राइमा फेसाई एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अब ये कहता है कि सेक्शन 15 कहता है इफ द if it had been committed with an intent to threaten or that is likely to threaten the country's unity, integrity, security, economic security or the sovereignty, means अगर कोई पर्सन जो है कोई ऑफेंस करता है with intent to threaten or threaten the country's unity, integrity, security and economic security, तभी वो व्यक्ति सेक्शन 15 के परव्यू में फॉल करेगा। अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं किलिंग ऑफ अ रिलीजियस लीडर और किलिंग ऑफ अ लीडर ऑफ एनी रिलीजन, क्या ये हो सकता है? तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट का व्यू ये है कि ये प्राइमा फेसाई नहीं हो सकता और ये एक डिबेटेबल इशू है। प्राइमा फेसाई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिएगा किलिंग किसी भी पर्सन को ये ना तो डायरेक्टली सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट कर रही है, ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ उसको अफेक्ट कर रही है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे हम इसको देखेंगे कि सपोज कोई बहुत ही फेमस लीडर है, ठीक है, और फेमस लीडर किसी रिलीजियस को बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल हिंदू को बिलोंग करता है, ठीक है। अब अगर उस फेमस लीडर की आप हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर देश में रिलीजियस के बेसिस पर लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो रिलीजियस के बेसिस पर जब इस तरह से होगा तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, तो ये कहीं ना कहीं देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब जब देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट कैसे होगी? अगर एक धर्म का पर्सन किसी दूसरे धर्म के रिलीजियस लीडर को या पॉलिटिकल लीडर को मार देता है, तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और जब कम्युनल वायलेंस होगा तो देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा कि देश की सिक्योरिटी भी देश की सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तब इस सेक्शन को इन्वोक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको एक नैरो पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इस सेक्शन को इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें व्यू दिया है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 38 क्लॉज 2 है इसका, बीइंग अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि इसको अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी टू एन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएटिंग oneself with और प्रोफेसिंग टू बी एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट एसोसिएशन। तो मतलब किसी पर्सन कोई पर्सन किस पर्टिकुलर रिलीजन को मानता है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होना या उसके साथ एसोसिएशन होना वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने एक एक्यूज्ड को जिसने की एक बीजेपी आरएसएस के लीडर को की डेथ कॉज की थी उसको बेल दे दी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है उठा। तो यहाँ पर जैसे फाइनल ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इट मे कॉन्स्टिट्यूट, बट इफ यू सी एन इंडिविजुअल बेसिस और नैरो पर्सपेक्टिव देन इट मे नॉट अमाउंट। नाउ Odisha High Court direct Puri civic body to pay 10 lakh rupees to kin of child who died of dog bite। तो ये जो डिसीजन है उड़ीसा हाई कोर्ट का, इसमें क्या किया है कि 2016 में एक बच्चे को कुछ डॉग्स ने बाइट किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब जब डेथ हो गई थी तो उस डेथ के बिहाफ पर किसी पर्सन ने विभूति चरण मोहंती, तो पर्सन थे विभूति चरण मोहंती, इन्होंने एक पीआईएल फाइल करी कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट में पीआईएल का ग्राउंड ये था कि इस तरह से जो स्ट्रे डॉग घूमते हैं गलियों में और वो किसी बच्चे को या किसी पर्सन को बाइट करते हैं, तो इट
it is the negligence on the part of the this municipal corporation. तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस पीआईएल का कॉग्निजेंस लिया और उस पीआईएल के कॉग्निजेंस के बेसिस पर जो कंसर्न म्युनिसिपल काउंसिल है, पूरी पूरी सिविक बॉडी, उसको ऑर्डर दिया कि वो 10 लाख रुपए कंपेंसेशन दे टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और उसने कहा कि 10 लाख रुपए देने का टाइम दिया कि वो 4 वीक डेडलाइन, 4 वीक में 10 लाख रुपए उनको देने हैं। अब अगर ये 4 वीक में नहीं देगी तो उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक हम इससे एसोसिएटेड कंसेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट में, जिसको हम देखते हैं स्किंटर रूल, वी कॉल इट स्किंटर रूल। अब ये स्किंटर रूल क्या होता है? स्किंटर रूल होता है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन के पास कोई फेरोसियस नेचर का एनिमल है, तो वहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? फेरोसियस नेचर। फेरोसियस नेचर का मतलब होता है खतरनाक नेचर का कोई एनिमल है, बी इट डॉग और एनी अदर एनिमल, जो कि किसी को मार सकता है। ठीक है, अब अगर वो पर्सन उसके रेफरेंस में प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लेता, ठीक है, यानी कि उसको चैन से बांध कर नहीं रखता, या उसको जब वो घुमा ले जाता तो उसके मुंह पर कवर नहीं लगाता, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो किसी को बाइट कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्किंटर रूल दैट पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द सेम। तो स्किंटर रूल के अनुसार वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। Now, delisting parties with religious name only house can decide। तो यहाँ पर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर अश्वनी उपाध्याय जी, उन्होंने एक केस फाइल किया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनकी डिमांड ये थी कि जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेम कास्ट के बेसिस पर हैं, रिलीजियस के बेसिस पर हैं, एथनिक और लिंग्विस्टिक कनोटेशन देते हैं, उनको डिलिस्ट किया जाना चाहिए। मींस कि जो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर दे कि ऐसी जो पार्टीज हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। अब इसका बेसिस उन्होंने क्या कहा? देखिए, एक इंडिविजुअल जो है वो ना तो धर्म के नाम पर, ना कास्ट के नाम पर, ना सेक्स के नाम पर इस तरह से वोट नहीं मांग सकता। ठीक है, अब अगर ऐसा पर्सन वोट मांगता है तो वो सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में करप्ट प्रैक्टिस के लिए लायबल माना जाता है। किसके लिए लायबल माना जाता है? करप्ट प्रैक्टिस। अब ये जो करप्ट प्रैक्टिस होती है, ये इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। तो ये उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई पर्सन इस ग्राउंड पर हो सकता है। अब यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जी का कंसर्न ये था कि अगर कोई इंडिविजुअल वोट मांगेगा तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही रिलीजियस के बेसिस पर है, एथनिसिटी के बेसिस पर है और कास्ट के बेसिस पर है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं हमारे, वो उससे अफेक्ट होते हैं, और जब वो वोट डालते हैं तो इस कास्ट का, एथनिसिटी का और रिलीजियस का कंसिडरेशन होता है। ठीक है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, और ये जो नाम है किसी पॉलिटिकल पार्टी का बेस्ड अपॉन रिलीजन, एथनिसिटी और कास्ट, इट अमाउंट टू द इनडायरेक्ट इंड्यूसमेंट। ये इनडायरेक्ट इंड्यूसमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने, जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज द पॉलिसी मैटर। ठीक है, इसलिए इस पर कानून बनाना चाहिए किसको? पार्लियामेंट। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे देन इट विल अमाउंट टू द इंटरफेयर इन द पॉलिसी मैटर एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ, ये जो हमारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को आर्टिकल 50 में दिया गया है, और आर्टिकल 50 कहता है कि जो स्टेट के हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, रादर इट इज द राइट ऑफ द पार्लियामेंट वेदर टू enact the law or guidelines in this behalf or not।
तो अगर पार्लियामेंट को सही लगता है तो इसमें वो चेंज करे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द ड्यू प्रेगनेंसी टेस्ट इन ऑल पॉक्सो केसेस सेज कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी पॉक्सो के केसेस होते हैं, पॉक्सो इसका मतलब है चाइल्ड के साथ उसका सेक्सुअल असॉल्ट करना, ठीक है, तो वो पॉक्सो एक्ट में फॉल करता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जितने भी पॉक्सो केसेस हैं, सभी केसेस में क्या होना चाहिए, सभी केसेस में प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए। अब ये प्रेगनेंसी टेस्ट कराना क्यों जरूरी है, उसका रीजन ये है कि देखिएगा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है इट इज नेसेसरी टू एसर्टेन अमंग अदर रेलिवेंट मेडिकल कंडीशंस जेस्टेशन पीरियड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अगर पोक्सो एक्ट की वजह से या कुछ इस तरह सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से विक्टिम प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसका टाइमली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, और उसके फिजिकल या मेंटल स्टेटस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका एबिलिटी टू अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एग्रावेटिंग फैक्टर्स दैट विल impinge upon the health and well-being of the victim। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इट इज नेसेसरी कि उस विक्टिम का प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड। तो इंडिया ने अपनी सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट को लॉन्च किया है। इसका नाम है बैराकूडा। बैराकूडा इट इज द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, जिसको कि वेडनेसडे में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, बैराकूडा कैन नेविगेट थ्रू waves as well as 4 meters and operate without noise and vibration। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि इंडिया की जो फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है उसका नाम क्या है या उसकी क्वालिटीज क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। नाउ हाई कोर्ट सेज यूएपीए allows grant of bail to even foreigners in exceptional circumstances, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस हमारे सामने क्यों आया, उसके पीछे रीजन है कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो केस है और कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने एक एक्यूज पर्सन की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जब एक्यूज पर्सन की बेल को रिजेक्ट कर दिया तो इसको फिर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सेक्शन 43D क्लॉज 7 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट डज नॉट परमिट ग्रांट ऑफ बेल टू ए फॉरेनर। लेकिन उन्होंने कहा कि एज ए नॉर्मल रूल एक ये फॉरेनर को बेल ग्रांट करना नहीं अलाउ करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पर भी जज के पास डिस्क्रिशन होता है कि अगर वो चाहें तो वो फॉरेनर को बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल रूल ये है कि जो इंडिया का एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एक्ट जो है ये इंडिया का है, तो प्राइमा फेसाई इट इज एप्लीकेबल अपॉन द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन कुछ देखिए, कोर्ट को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन दिया जाता है। कोर्ट को डिस्क्रिशन क्यों दिया जाता है, ताकि कोर्ट अपनी पावर को फ्रीली एक्सरसाइज कर पाए। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट के पास ये राइट है कि वो एक्यूज पर्सन को, जो कि फॉरेनर है, उसको भी बेल दी जा सकती है। नाउ फॉलो सीबीआई मैनुअल ऑन सीजर ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सुप्रीम कोर्ट टू एजेंसी। तो बेसिकली दिस केस इज रिलेटेड टू द सीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम द न्यूज क्लिक केस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है वो जनरली जो मीडिया से एसोसिएटेड पर्सन है और जो एकेडमिक से एसोसिएटेड पर्सन है, जब उनके बारे में कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो उनकी पर्सनल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को भी सीज कर लेती है। अब ये जो सीजर होता है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, ठीक है।
तो इसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि पहली बात तो सीजर जो है किसी भी डिवाइस का वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सीजर करने के लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो एक आर्बिट्ररी मैनर में काम ना करें। किसमें काम ना करें? वो एक आर्बिट्ररी मैनर में काम ना करें, ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि अगर उनकी पर्सनल डिवाइस को लिया जाएगा तो इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया, क्या हेल्ड किया कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अब किसी पर्सन की पर्सनल डिवाइस को कन्फिस्केट करना या सीज कर लेना एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए और विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड या विदाउट फॉलोइंग सब डायरेक्शंस और गाइडलाइंस, इट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ दैट पर्सन। तो ये उस पर्सन के आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जो भी एजेंसीज हैं वो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कन्फिस्केट कर रही हैं तो वहां पर दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द सीबीआई मैनुअल, उनको सीबीआई मैनुअल को फॉलो करना चाहिए। और जब तक सीबीआई मैनुअल है, सीबीआई मैनुअल फॉलो करो। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जल्दी ही नई गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी तब तक दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस सीबीआई मैनुअल। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। Israel bomb Gaza as rift with US widen over civilian casualties। तो जैसे कि आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में बहुत दिन से वार चल रही है। अब ये वार जो है पहले तो यूएसए जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इजराइल और यूएसए के रिलेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि यूएसए कह रहा है इजराइल से कि आप इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक मत करो वहां पर, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि 18,600 पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, ठीक है। उनका कहना है, यूएसए कहना है कि आप अगर इस तरह से करोगे देन यू विल लूज द ग्लोबल सपोर्ट और इंटरनेशनल सपोर्ट। लेकिन इस पर इजराइल ने जवाब दिया है कि वो अटैक को कंटिन्यू करेगा जब तक कि उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता या जब तक कि वो हमास को खत्म नहीं कर देता। और उसने कहा है कि हम इजराइल ने कहा है कि ये वार कब खत्म होगी, वी कैन नॉट गिव अ डेफिनेट टाइम, ठीक है। इसके लिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया जा सकता और हम ये वार को कंटिन्यू रखेंगे इवन ईदर विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो मतलब उसने कहा है कि वार तो चलेगी, या तो सपोर्ट के साथ चलेगी या सपोर्ट के बिना चलेगी, लेकिन वार चलेगी। इस तरह का ही जो व्यू है वो व्लादिमीर पुतिन का है। नो पीस इन यूक्रेन अंटिल गोल्स आर अचीव्ड। तो यूक्रेन और रशिया वार भी 2-3 अराउंड 2 साल हो गए इसको चलते हुए। तो उसने कहा कि वार जब तक चलेगी जब तक ये उसमें उनका टारगेट अचीव नहीं करेंगे। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.